नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन आंसर। टॉपिक का नाम है रीतिकाल, जिसके अंतर्गत हम रीतिबद्ध काव्यधारा के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने पिछली क्लासेस, पिछले एपिसोड या पिछले मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टीजीटी पीजीटी 2021 की प्लेलिस्ट दी होगी, आप उसमें जाकर पुरानी वीडियोस, पुराने एपिसोड, पुराने मॉक टेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के लिए डेली 2 क्वेश्चन डालते हैं, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने रीतिकाल के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? ठीक है, नहीं वाला नहीं है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं। अगर ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीतस्वामी। बी है बिहारी मतीराम घनानंद भूषण। सी है मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि है? तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन है वो है ए सही होगा। ए में कौन कौन है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास और छीतस्वामी। वैसे अगर बात करें रीतिकालीन कवियों की तो बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि ये रीतिकालीन कवि हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में रीति काल के प्रमुख कवि में से कौन है? प्रमुख कवि पूछ रहा है। तो ऑप्शन है खुसरो, रहीम, सूरदास या फिर मतीराम। तो यहां पे ऑप्शन है सी, मतीराम निम्नलिखित में से रीति काल के मुख्य कवियों, प्रमुख कवियों में से एक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जन्म काल वाले। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है ए घनानंद ठाकुर रसलीन रहीम। बी में है रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर। सी में है रहीम रसलीन ठाकुर घनानंद और डी में है रहीम ठाकुर रसलीन घनानंद। तो बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो बी है, बी रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, ये ऑप्शन जन्मकाल के अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, शब्द छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुणदोष विवेचन। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। क्या है ए में? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रीतिकाल के काव्य में किस रस की प्रधानता रही है? रीतिकाल के जो काव्य थे उनमें किस रस की प्रधानता थी? ऑप्शन है श्रृंगार, भक्ति, शांत या फिर रौद्र। तो दोस्तों जो रीतिकाल के थे ना वो श्रृंगार परक काव्य रचनाएं, जो लेखक थे वो श्रृंगार परक काव्य रचनाएं रचते थे। तो यहां पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? रीतिकाल में अलंकार की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, या फिर रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों जो सही है, मतलब विशेषता नहीं है वाला ऑप्शन है ये सी, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वो क्या थी? ऑप्शंस देखते हैं। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो दोस्तों जो रीतिकालीन जो कवि थे ना उनकी ब्रज भाषा थी। ठीक है, ब्रज भाषा में वो रचनाएं रचा करते थे। फिर है अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है सर्वाधिक प्रिय छंद के बारे में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सवैया, दोहा, चौपाई या फिर छप्पय।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सवैया, सबसे प्रिय छंद। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य ऑप्शन है केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या फिर बिहारी को। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को। ठीक है, ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक आचार्य माना है। और वहीं अगर बात करें डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। चिंतामणि, हाँ यही है, ठीक है। देखिए तीन चीजें यहां पे हमने देखी। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को माना है। फिर है भगीरथ मिश्र ने किसे माना है? केशवदास को माना है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी केशवदास को माना है। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा और बिहारी। तो दोस्तों ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, तो यहाँ पे भी वही होगा कि चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में कहा गया है तो रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या था? ऑप्शंस देखते हैं। 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1373 से 1700 विक्रम संवत तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पे बात हो रही है उसका समय बताना है। तो जो सही उत्तर है वो होगा अपना ऑप्शन बी, 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक के समय को रीतिकाल की समयावधि कहा गया था, लगभग 200 वर्षों का। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो वही चीज हो गई, 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1373 से 1700 विक्रम संवत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे भी ऑप्शन बी ही होगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया था? ऑप्शन है श्रृंगार, अलंकृत, रीतिकाल या फिर मध्यकाल। श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या फिर मध्यकाल। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो अभी लास्ट प्रश्न हमने देखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। फिर आगे प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो लोगों का तो हमने देख लिया है कौन है, तो यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। फिर प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? ऑप्शंस देखते हैं। ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन कौन से हैं? ग्रियर्सन,
रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल। तो सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी ने कहा है। अब प्रश्न देख लेते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा से। निम्नलिखित में से किसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? अच्छा, एक चीज और पूछता है कि क्या पूछता है इसमें से, भूल गया मैं, जब याद आएगा तो मैं बिल्कुल आपसे बताऊंगा कि क्या पूछना था मुझे। फिर है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, केशवदास, ईश्वरदास, सूरदास या फिर रहीम दास। रामचंद्रिका के रचनाकार के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों केशवदास की यह प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? देव, केशवदास, सूरदास या फिर बिहारी? किसके? कवि प्रिया के। तो दोस्तों ये यहां भी आपका हो जाएगा केशवदास, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है हिंदी के रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? हिंदी की जो रस रीति परंपरा है उसका प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, रसिक प्रिया केशवदास की, हित तरंगिणी कृपाराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ की या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रस्थान ग्रंथ पूछ रहा है तो केशवदास की रसिक प्रिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या फिर भिखारी दास। तो विज्ञान गीता रचना है केशवदास की, ऑप्शन सी। प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, रहीम, केशवदास, रसखान या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवदास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? नहीं है वाली चीज पूछ रहा है तो ऑप्शन है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या फिर भाषा भूषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसका है? महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या फिर विज्ञान गीता। तो दोस्तों यहां पे जो सही उत्तर है वो है अनेकार्थ मंजरी। ये केशवदास की रचना नहीं है बल्कि ये नंददास की कृति है। ठीक है। अगला प्रश्न है भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त, यह कथन किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं, तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है होगा ऑप्शन सी, केशवदास। प्रश्न है आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश या फिर रस सारांश। तो सही उत्तर है काव्य निर्णय और रस सारांश, ऑप्शन बी और डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भिखारीदास का नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या फिर भाषा भूषण। नहीं है वाला पूछ रहा है। तो दोस्तों जो सही उत्तर है भाषा भूषण वाला वो है डी, भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण अभी हमने ऊपर देखा था किसका था? महाराजा जसवंत सिंह का था। अगला प्रश्न है शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारीदास, देव रसनिधि, केशवदास, देव की, केशवदास या फिर चिंतामणि की? इनमें से किसकी है शतरंज, क्या नाम है? शतरंज शतिका।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा भिखारी दास की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शन है काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक, इनमें से भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शन है ए काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, केशव दास को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखना उचित है? किस वर्ग में रखना उचित है? ऑप्शंस देखते हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केशव दास को रीतिबद्ध कवि में रखना उचित है, ऑप्शन ए। केशव दास को रीतिबद्ध कवि में रखना समीचीन है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन है शिवाजी ने, छत्रसाल, सी है सोलंकी राजा रुद्र, और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है, चित्रकूटपति हृदयाराम के पुत्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिवराज भूषण के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो ये तो आपको याद ही होगा, तो भैया इसके हैं भूषण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी कृति की रचयिता कौन है? इसका भी आपको पता होगा, जयसी, कुतुबन, भूषण या फिर पद्माकर। तो यहां पे भी ऑप्शन हो जाएगा सी, भूषण। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पद्माकर, भूषण, बिहारी, घनानंद। तो भैया वीर रस के सबसे माने जाने कवि हैं भूषण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर काव्य के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का कौन सा कवि वीर काव्य की रचना के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मतीराम, भूषण, चिंतामणि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया भूषण ही है जो वीर काव्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से एक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न लिखने में। जो भूषण थे वो दो राजाओं के दरबारी कवि थे, ठीक है, जिनमें से एक थे कौन? शिवाजी थे, और दूसरे का नाम बताना है। तो यहां पे जो भूषण लिख गया है ना, वहां पे हो जाएगा शिवाजी महाराज, और दूसरे का नाम यहां पे हमें बताना है। तो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर संभाजी। तो अगर आपने भूषण के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा छत्रसाल। एक थे शिवाजी महाराज और दूसरे थे छत्रसाल। फिर है अगला प्रश्न, भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिकाल के किस काव्य धारा के? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा या फिर आश्रयवादी काव्य धारा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? रीतिबद्ध काव्य धारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। घनश्याम, रास बिहारी, कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण। तो घनश्याम नाम था इनका, भूषण जी का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा या फिर छत्रसाल दशक। तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में किसकी विवेचना मिलती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, रस, ध्वनि, अलंकार या फिर औचित्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलंकार। अगला प्रश्न है, भूषण के किस ग्रंथ में अलंकार निरूपक है? ऑप्शन है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवराज भूषण में। अगला प्रश्न है,
रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने, एक दूसरी तरीके से भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो ऑप्शंस देखते हैं, भूषण, सूदन, लाल कवि या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों भूषण जी को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी, गंगा लहरी, हाँ, गंगा लहरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मतीराम की, पद्माकर की, ठाकुर की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पद्माकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रामानंद, कबीर, मतीराम या फिर पद्माकर? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पद्माकर। फिर अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा पूछ रहा है? अलंकार ग्रंथ पद्माकर द्वारा रचित, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्यालंकार या फिर पद्माभरण? तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अलंकार ग्रंथ है वो है पद्माभरण। ठीक है, पद्माभरण। और इनका एक और था अलंकार ग्रंथ, याद नहीं आ रहा है, शायद जगद्विनोद, यस, जगद्विनोद। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? ऑप्शन भूषण, देव, बोधा, ठाकुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देव की। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं, घनानंद, देव, घनानंद, देव, पद्माकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? ऑप्शन है भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा या फिर सुजान विनोद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलंकार गंगा। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि देव है, निम्नलिखित में से क्या है? अलंकारवादी है, रीतिवादी है, वक्रोक्तिवादी है या फिर रसवादी है? तो दोस्तों ये रसवादी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मतीराम की भाषा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या फिर साहित्यिक राजस्थानी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। तो दोस्तों ये थे आज हमारा जो रीति काल था और रीतिबद्ध। आगे हम देखने वाले हैं रीति मुक्त और रीति सिद्ध के प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। आपको प्रश्न कैसे लगते हैं इसके बारे में भी हमें बताते रहें, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसके बारे में भी हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। कोई समस्या है तो उसे भी आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कैसे आप स्ट्रैटेजी बनाएं, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखें, अपने नोट्स खुद से बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। आप अपने सुझाव बिल्कुल हमें भेजते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।